स्टूडेंट्स, आज हम जनसंख्या संबंधी विषय का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार आपको जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करना है। साथ ही उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का भी विस्तार से अध्ययन किया जाना है। इसके साथ ही हमें विश्व में बसे हुए क्षेत्रों और बिना बसे हुए क्षेत्रों का भी अध्ययन करना है। परीक्षा की दृष्टि से यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ मानचित्र अंकन का कार्य भी दिया जाता है। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि जनसंख्या क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो जनसंख्या संबंधी जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन जो है डेमोग्राफी में किया जाता है, जनांकिकी में किया जाता है। यह यूनानी भाषा के डेमोस प्लस ग्राफीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना। यानी यह ज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। अब दूसरी बात यह है कि जनसंख्या क्या है। देखिए, जनसंख्या से तात्पर्य है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में समान समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वो उस प्रदेश की जनसंख्या कहलाती है। जब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व की, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व यानी डेंसिटी, दोनों शब्दों में भी अंतर है। जनसंख्या वितरण के अंतर्गत हम जनसंख्या के स्थितिगत प्रारूप का अध्ययन करते हैं। यानी जनसंख्या कहाँ कहाँ वितरित है, निवास करती है, कहाँ नहीं करती है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। जनसंख्या घनत्व में जो है आनुपातिक संबंध पर बल दिया जाता है। यानी किसी भी प्रदेश के आकार यानी क्षेत्रफल और वहाँ जनसंख्या के आकार का अनुपात जो है वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो इस प्रकार से वितरण में स्थितिगत प्रारूप पर बल दिया जाता है और घनत्व में आनुपातिक संबंध पर बल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और भूमि का एक अनुपात है। उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी भी देश, किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ की जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात पाया जाता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व के विभिन्न प्रकार हैं। मुख्यतः हम गणितीय घनत्व अधिक काम में लेते हैं, लेकिन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। यहाँ हम 6 प्रकार के जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करेंगे। गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व, पोषण घनत्व, काष्ठा घनत्व। सबसे पहले हम बात करेंगे गणितीय घनत्व की। गणितीय घनत्व को निकालने का सूत्र है प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। यानी हम अपने टोटल पॉपुलेशन को यदि उस प्रदेश के टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम गणितीय घनत्व कहते हैं। और सामान्यतः भूगोल में हम जब जनसंख्या का वितरण और घनत्व पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर जनसंख्या के गणितीय घनत्व की ही बात कर रहे होते हैं। यानी आपको इसकी जो यूनिट है वह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इतने एक वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास करते हैं। तो यह जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं को और क्षेत्रफल की विशेषताओं को जो स्पष्ट करने में थोड़ा सा कम समर्थ है। इस घनत्व का प्रयोग जो है हम सामान्यतः जहाँ जनसांख्यिकी संबंधी आंकड़े जुटाते हैं वहाँ पर करते हैं। तो क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इस घनत्व का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा घनत्व आता है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व को हम कह सकते हैं PO डिवाइड बाई PR मल्टीप्लाई बाई 100। यानी यह प्रतिशत में निकाला जाता है पहली बात, और P0 का मतलब है जनसंख्या का सूचकांक और PR का मतलब है उत्पादकता का सूचकांक। यानी इस घनत्व की गणना के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश की उत्पादकता को ध्यान में
रखा जाता है। जनसंख्या को प्रदेश की उत्पादकता से डिवाइड किया जाता है और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस घनत्व से हमें किसी भी प्रदेश के समस्त आर्थिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता पर जनसंख्या के भार का अनुपात ज्ञात होता है। तो इस प्रकार आर्थिक घनत्व बहुत ही महत्वपूर्ण घनत्व है। तीसरा घनत्व है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में हम क्षेत्र की कुल जनसंख्या को क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि से डिवाइड करते हैं। इसे हम कायिक घनत्व कहते हैं। अर्थात यह किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। कायिक घनत्व को मानव तथा कृषि योग्य भूमि अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। गणितीय घनत्व की तुलना में जो कायिक घनत्व है वो भी किसी प्रदेश पर जनसंख्या के वास्तविक भार को ज्ञात करने का मुख्य रूप से कृषि प्रधान देशों के लिए एक अच्छा सूचकांक माना जाता है। यानी कायिक घनत्व का महत्व उन देशों के लिए अधिक है जो कृषि प्रधान है। कृषि भूमि पर, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का कितना दबाव है, इसको हम इस घनत्व के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन इसका एक अवगुण भी है, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या का एकमात्र व्यवसाय कृषि है वहाँ तो यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है घनत्व निकालने की। लेकिन जहाँ पर कृषि के अलावा उद्योग, व्यापार, सेवाएं और व्यवसाय भी प्रमुख हैं, वहाँ पर हमें कायिक घनत्व से जनसंख्या भार की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि हम कहें कि जैसे ब्रिटेन का कायिक घनत्व 845 प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की केवल 6% जनसंख्या ही कृषि कार्यों में संलग्न है। तो इस प्रकार से इस घनत्व से हमें जो है सही जनसंख्या भार का पता नहीं लग पाता है। अब हम अगला घनत्व है हमारा कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में हम कृषि में संलग्न जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से डिवाइड करते हैं। यानी किसी भी प्रदेश का कृषि घनत्व उस प्रदेश की कुल कृषक जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात का द्योतक होती है। विश्व के जो कृषि प्रधान देशों के लिए यह कृषि घनत्व जो है अत्यधिक उपयोगी होता है। यदि किसी भी देश में कृषि घनत्व अधिक है तो वो इस बात का द्योतक है कि उस देश में कृषि से प्रति व्यक्ति आय कम होगी और प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता भी कम होगी। यानी कृषि घनत्व अधिक होने पर हमें ये पता चलता है कि जनसंख्या का कृषि में संलग्न जनसंख्या का कृषि भूमि पर भार अधिक है। अब अगला आता है हमारा पोषण घनत्व। पोषण घनत्व भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल जनसंख्या को हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है उससे डिवाइड करते हैं। यानी किसी भी प्रदेश का पोषण घनत्व उस प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के मध्य अनुपात का द्योतक होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो यह भी जो है भूमि पर जनसंख्या दबाव के मापन की एक आदर्श विधि है। लेकिन कुछ देश जो खाद्यान्नों का आयात करके अपने पोषण को उच्च स्तर तक ले जाते हैं, तो वहाँ पर ये सही अनुपात को नहीं दर्शा पाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो 5 घनत्व हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम जो अंतिम घनत्व है काष्ठा घनत्व उसकी बात करेंगे। काष्ठा घनत्व जो है एलन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय L। यहाँ पर यह प्रतिशत में निकाला जाता है। C जो है कृषिगत भूमि का विस्तार है, F प्रति भूमि का विस्तार है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A यानी प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्रफल और L यानी परंपरागत विधियों से बोई गई भूमि का प्रतिशत। एलन ने जो बताया, उन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग क्रम या प्रारूप तथा मानव वहन क्षमता के अनुपात को प्रति वर्ग इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वह अनुपात काष्ठा घनत्व कहा जाता है। यानी भूमि उपयोग प्रारूप और मानव भार के अनुपात को यह घनत्व प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार अभी तक हमने जितने भी घनत्व के प्रकार पढ़े वो सभी किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इनसे हमें जनसंख्या और क्षेत्रफल यानी भूमि के जो आकार है उसके अनुपात का पता चलता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी देश की जनसंख्या का उसके संसाधनों पर कितना भार है, उसकी भूमि पर कितना भार है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो घनत्व हैं हम अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम में
ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।